नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दी जयपुर डायलॉग्स स्टोर पर जाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, जयपुर डायलॉग्स के लिए नए हैं, वैसे तो आपने अवश्य देखा होगा। हमारे साथ है ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एम.जे. ऑगस्टीन विनोद, फॉर शॉर्ट डॉक्टर विनोद। तो विनोद जी का स्वागत कर रहा हूँ मैं। विनोद जी एक फाइटर पायलट रहे हैं और इन्होंने लखनऊ एयरबेस को भी कमांड किया है, इम्पोर्टेंट एयरबेस, और एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर भी हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करेंगे और हम बात करेंगे इस, मैं कहूँगा, इस दशक के सबसे चर्चित एयरफोर्स ऑपरेशन के बारे में, यानी कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये जो अभी हमने देखा कि जिस तरह से ईरान के जो न्यूक्लियर बेसिस थे या न्यूक्लियर साइट्स थे, उनके ऊपर जो हमला किया गया। तो डॉक्टर विनोद, स्वागत है आपका जयपुर डायलॉग्स पर, थैंक यू बहुत सर। बहुत। तो अब आप बताएं कि ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है, पहले तो जरा इसकी मॉडलिटीज की बात कर ले, क्योंकि एक फाइटर पायलट के पर्सपेक्टिव से एक अलग ही पर्सपेक्टिव आएगा। हम लोग तो एज लेमैन जो है वो बहुत बातें इसके बारे में कर रहे हैं, और जो कुछ आ रहा है खास तौर से जो वेस्टर्न मीडिया बता रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूम्सबरी, ये वो, उनको देख देख के कर रहे हैं। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? क्या ये ऑपरेशन जो है किस तरह से कैरी आउट किया गया? जी। ये ऑपरेशन तो खैर जिस समय ट्रंप ने बोला 2 सप्ताह में ये होगा, उसी दिन मैं समझ गया था कि आज रात को ये होगा। तो अच्छा। मैंने उस रात को 1 बजे 1:40 को मैंने ट्वीट किया था कि फोर्दो स्मोक्ड, क्योंकि उस दिन रात को फोर्दो का जाना मेरे मेरे अनुमान से निश्चित था, क्योंकि B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो रिगो गार्सिया की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसा भी न्यूज सुनने में आया। B-2 बॉम्बर पहली बार बाहर निकला। अम, पिछली बार मैंने इसका मतलब अच्छे से इस्तेमाल मैंने सुना था जब तोरा बोरा केव्स में लोगों ने तालिबान के दौरान जब अटैक किया था, तब ये चर्चा में था ये बॉम्बर भी, और ये GBU-57 का जो प्रीवियस वर्जन है, जो बंकर बस्टर GBU-34, वो बिल्कुल उस पे था, डिस्कशन में था। इनफैक्ट हमारे भी कुछ जर्नलिस्ट भी थे वहाँ, जिन्होंने ये थोड़ा बुरा अटैक के दौरान ये बॉम्ब को गिरते हुए देखा, उन्होंने रिपोर्ट भी किया इसके बारे में। उसके बाद पहली बार मैंने सुना है, इसके बीच में कभी ऑपरेशन में कहीं हुआ हो तो मेरी जानकारी में नहीं थी। और इसका एक ही टारगेट था B-52 और जो GBU-57 का, वो था फोर्दो, क्योंकि फोर्दो में जो है बनी मतलब जो वेपन बन चुकी है, या उसके जो पुर्जे हैं, या मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो है, लगभग फाइनल प्रोडक्ट वो फोर्दो में रखा जाता है। और फोर्दो को भी 180 फीट 90 मीटर पहाड़ के अंदर बनाया हुआ था। मैंने ऊपर से देखा भी हुआ है इस जगह को। अच्छा। तो बहुत यू फ्लू आसान नहीं ओवर है इट? इसको मारना। यू फ्लू ओवर या इट? फ्लू या ओके। एंड उसको इतना आसान नहीं है अपने को देखना और बेधना भी, क्योंकि जो 90 फीट तक ये GBU-57 जाता है, जो कहते हैं वो किस तरह का जमीन है, क्या है, उस पर निर्भर है। और ये फोर्दो का जो एरिया है बहुत ही पथरीला, प्राचीन इलाका है, पथरीला है। और जहां तक मैं जानता हूँ, तो फोर्दो के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वहाँ फिनिश्ड गुड्स रखा जाता है। फिर GBU-57 का सबसे कारगर इस्तेमाल वहीं पे है। नतान्स जो है वहाँ पे सेंट्रीफ्यूज है जहाँ पे इसको एनरिच किया जाता है। नतान्स में GBU-57 का इस्तेमाल का ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, बिकॉज उसकी जो क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव क्षेत्रफल जो है बहुत ज़्यादा है। सो नतान्स कर भी सकते हैं। सो इसीलिए मैंने फोर्दो का जिक्र किया था। बट इन्होंने फोर्दो पे मारा, नतान्स पे भी मारा, और इस्फहान के पास एक जगह है उसको भी मारा।
जी। ये तीनों इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नातांश में जो फिनिश्ड गुड्स रखते हैं, और नातांश में एनरिच करते हैं, फोर्डो में फिनिश्ड गुड्स रखते हैं। एनरिच यूरेनियम जो है उसको हैंडलिंग लायक बनाते हैं ये इस्फहान में, जहाँ पे आपको जिरकोनियम जो परत लगा के, आपने भी खैर अपने जीवन काल में देखा भी होगा, जिरकोनियम का परत लगाते हैं, उसके बाद लेड का परत लगाते हैं, फिर उसको लोहे में डाल के वो कारगर बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो अटैक इन्होंने नातांज पे किया है वो, अ, अगर इफेक्ट बेस्ड देखा जाए तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी वहां पे ज्यादा है जो इनका खत्म हुआ है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज ईरान खुद नहीं बनाता है, हम्म, हम्म, और हम्म, सेंट्रीफ्यूज आ रहा है इनको, आगे दिया गया था रशिया की तरफ से भी और यूके की तरफ से भी। और ये भी कहा जाता है कि ये क्लिंटन फाउंडेशन का भी इसमें, मतलब उनका भी मदद है इसमें, कि न्यूक्लियर फ्यूल दिया जाए ताकि ये अपना न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल करें हम्म। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो बिल गेट्स और इनके सब का काम तो ये हर हर वो काम करना है जिससे दुनिया को खतरा हो सके। क्योंकि जब तो तक दुनिया को खतरा दर्द नहीं भी होगा तब तक डीप स्टेट का फायदा नहीं होगा। दर्द भी दिया, फिर यू नो हाँ। दवा के तौर पे ट्रम्प को भेजा जिसने दवा भी दिया इनको, या पहले अरे। दवा दिया फिर दर्द दिया, जैसे भी किसी भी नजरिए से देखा जाए। जी। तो ये मुझे इनकी, ना इनकी कूटनीति समझ आई आज तक, ना इनका स्टेटमेंटशिप समझ आया। आई एम जस्ट एक ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड दिस एक प्रॉब्लम। एक मैंने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा था एक, वंस अपॉन अ टाइम। हम्म। और उसका सम एंड सब्सटेंस ये था कि भाई अगर किसी कंट्री के पास में अगर न्यूक्लियर वेपन है तो उसको छोड़ दो, उसके हाँ, साथ आप मत उलझो। उलझो। और किसी के पास रिसोर्स है और न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो वहां पे तो बिल्कुल पूरा आप इंटरफेयर करो, वहां पे अपने हक की रिजीम बनाओ, वहां पे आप हर तरह का डिसअफेक्शन कॉज करो। तो इस तरह के तो ज़्यादातर हैं, आपको पता है। तो वो चाइना से, इंडिया से, रशिया से वो बहुत ज़्यादा नहीं करता, डायरेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं करता, जो कुछ करता है वो इनडायरेक्ट करता है। लेकिन नहीं, एक जिनके और चीज पास है इनका। रिसोर्स है और रिसोर्स के साथ-साथ उनके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी नहीं है और ख़ास तौर से अगर पेट्रोलियम है, तो वो तो उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होने ही चाहिए। ये सम एंड सब्सटेंस है इनकी फॉरेन पॉलिसी का, बाकी सब कहानी है। बिल्कुल, जहाँ जैसे अफ्रीका में कई जगह पे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम है, वहां पे इन्होंने या तो जमीन खरीद ली या वहां के जो वॉरलॉर्ड्स उन्होंने उसको खरीद लिया और ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज का। लेकिन जिनके पास है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ ऑफ चाबहार से लेके आप ये फोर्दो के नॉर्थ तक, पहाड़ के वेस्ट के तरफ ईरान के पास काफी ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है जो कहीं से वो खरीदते नहीं, अपनी जमीन से खोद के निकाल रहे हैं। लेकिन वो इनको नहीं बेच रहे हैं, अपने आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इनको पेट में दर्द है। अगर दैट्स इनको बैड। बेच रहे होते, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, तो हो सकता है ये इनको दिन ऐसा दिन ना देखना हाँ, पड़ता। या फिर इनको रेयर अर्थ दे रहे होते तो भी इनको कोई हाँ। दिक्कत नहीं होती। ये तो हर जगह लाइन लगा के बैठे हैं, जो कुछ है हमारा, जो प्रेशियस मिनरल्स सब हमको मिलने चाहिए। इसी लाइन पे तो आसिम मुनीर के साथ में डील कर रहे हैं, आई गेस। नहीं, मैं एक महीना था वहां पे, 1.4 बिलियन हम हैं, 44 मिलियन हो हैं। लेकिन जिस तरह से उनका कंजम्पशन पैटर्न है, पता नहीं, पूरी दुनिया का सारा रिसोर्सेस, आई थिंक वो इतनी तेजी से खा रहे हैं कि क्या बताऊं मैं अब खुद मैं देख, आई वाज सो सरप्राइज्ड। मैं एक अकेला आदमी मेरा अपना वेस्ट खाने का या फिर किसी भी चीज का जो हम कचरे पेटी में डालते हैं, वो 5 से 6 गुना रहा होगा इंडिया के मुकाबले। छोटी सी चीज भी खरीदते हैं तो, लेकिन उस वो ऐसे पैकिंग में, ऐसे चीजों में वेस्टेज है कि मत पूछिए।
एंड एवरीथिंग गोज इनटू लैंडफिल। उस हम्म, लैंडफिल में क्या जा रहा है? और जहां मैं था उसके बगल में ही एक कार क्रशिंग वो थी जगह, उसमें क्रश कर करके अपना छोटा डब्बा बना के कार को डाल रहे हैं। लेकिन उसमें आप देखिएगा, एल्यूमिनियम भी है, स्टील भी है, हर तरह का मिनरल है, उसको एक साथ क्रश करके बेच देते हैं। उसको बनाने में, वहां तक लाने में जितनी ऊर्जा खर्च हुई है, वो ऊर्जा तो गई। इवेंचुअली इट इज एनर्जी वेस्ट। करेक्ट। लेट्स कम बैक टू दी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो वो जो मिडनाइट हैमर है, जो ब्रीफिंग हमने देखी आपके अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से, उस ब्रीफिंग में तो उन्होंने कहा कि साहब कि हमने तो जो वेस्ट से भेजा था, यानी कि दी पैकेज दैट हेडेड वेस्ट वाज अ डिकॉय, और जो असली था वो हमने अटलांटिक से भेजा था। तो यू डू यू एग्री विद देम? देखिए, इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है। जैसे अब इराक को भी, इराक ने भी बोला था 1 महीना पहले तो हमने हटा ही लिया था वहां से, हटा के रखा कहाँ? सो ये दोनों तरफ से भी ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जिसका कोई न तुक न तर्क। तो किसको विश्वास करें, वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसी चीजें, जो ये चीज जो है सर, सैटेलाइट से भी नहीं छुपता है। तो ऐसे ऐसा तो ये दिया है, आप बाहर लेके आते ही एवरी सैटेलाइट लाइट्स अप द मोमेंट यू आर ब्रिंगिंग एनीथिंग रेडियो एक्टिव। सैटेलाइट से एकदम ही नजर आ जाता है, तो आप इसको छुपा नहीं सकते हैं। इसकी टेल लाइन इतनी होती है कि आपने अगर हटाया फोर्दो से, छुपाया कहाँ? तो ये भी एक बात निकल के आती है। और इनकी भी बात भी मुझे नहीं समझ में आया सर। 36 घंटे ये उड़ के बिना लैंड किए, रिफ्यूल किए, अटैक किए करके इनका जो क्लेम है, ये भी बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं उतर रहा हाँ, है। ये आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आया कि अगर आप अटलांटिक के थ्रू आ रहे हैं, और हम्म, आपने ये कहा कि साहब कि वी फ्लू 18 आवर्स, एंड क्या वी फ्लू समथिंग लाइक 37,000 किलोमीटर्स। तो 18 आवर्स में 37,000 किलोमीटर बॉम्बर कैसे फ्लाई करेगा, ये तो समझ में नहीं आया मेरे, क्योंकि बॉम्बर्स डोंट फ्लाई सुपरसोनिक स्पीड्स। या सबसोनिक वो बॉम्बर्स। सब सोनिक बॉम्बर्स तो 18 घंटे में तो 18,000 ही चलेंगे, लेकिन 18,000 की भी ज़रूरत कहाँ है? ईरान इज़ नॉट 18,000 किलोमीटर्स। तो ये क्या किया? प्लस ईरानियन मीडिया इज शाउटिंग फ्रॉम द रूफटॉप कि साहब कि ये तो पाकिस्तान की एयर स्पेस से आए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इज द ट्रूथ? मुझे देखिए, ये पहली बात तो इतना स्टेल्थ है ये जहाज जी। कि ये अगर रेडार में आ भी जाता है तो वो बहुत फ्लीटिंगली आता है, पहली बात। दूसरी बात, उस फ्लीटिंग में भी आपको ये नहीं समझ में आता कि ये कौन सा जहाज है। बहुत स्टेल्थ है। मतलब B2 का जो एमकॉन है ना, एमिशन कंट्रोल जिसको कहते हैं, वो साइलेंट है। इनफैक्ट वो लोग कोई भी अपने जहाज से कोई भी चीज को ट्रांसमिट भी नहीं करते हैं आपस में। मतलब दूसरे जहाज से बात भी नहीं करते हैं। कोई चीज अगर उनके इलेक्ट्रॉनिकली, कोई भी चीज अगर ट्रांसमिट हो जाएगी तो वो भी पकड़ में आ जाएगा। सो दे आर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली साइलेंट। एंड इनकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल इसका, और जो इसका डिज़ाइन फीचर्स हैं, वो इतना कारगर है कि आप देखिए 30 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई रडार नहीं बना जो इसको एकदम ही पकड़ ले या पेंट करे। VHF रडार कहते हैं पकड़ लेता है, लेकिन वो भी फ्लीटिंगली पकड़ लेता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली ट्रैक कर पाता है। तो आज के तारीख में जो कि आपने देखा नहीं है कि आया कहाँ से गया कहाँ से, इनकी बातें, इनकी बातों को ही मानना पड़ेगा, और कोई चॉइस है नहीं। लेकिन इनकी बातों में मानने में भी, ये तो कम कम फेंके तो माने, ये भी तो फेंक भी तो लंबी लंबी रहे। तो इट इज बियॉन्ड लॉजिक दैट दीज गाइस आर जस्ट थ्रोइंग। तो अब या वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि कर क्या रहे हैं लोग। हम ये अगर एक ये थियरी ये बोलते चल कि रही है, एक हैं, थियरी ये चल रही है कि साहब कि ये कुछ नहीं है, ये नूरा कुश्ती है आपस में, ईरान की और यूएस की। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है।
ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है सर कि आप आए वॉर रोकने, आप आते ही 5 महीने में आपने वॉर शुरू कर दी। 24 घंटे में रोकने वाली वॉर तो कहाँ, 5 महीना हो गया, अभी तक 24 घंटा नहीं हुआ इनका। ये ट्रम्प साहब कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, ईरानियन एयर डिफेंस जो क्रम्बल कर गई, वो इतनी जल्दी क्रम्बल क्यों कर गई? ईरानियन एयर डिफेंस थी ही नहीं सर, आपको मैं बताऊं, क्योंकि इतने बड़े कंट्री में इन्होंने, अब आप देखिए इनका जो वाइटल एरियाज एंड वाइटल पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं वीएवीपी, इन्होंने इतनी जगह वीएवीपी फैला दिए हैं, वो भी क्रिटिकल वीएवीपी। उसको आप लेयर डिफेंस अगर देने की कोशिश करेंगे, जैसे आप फोर्दो ही ले लीजिए, कॉम कॉम करके जो टाउन है जिसके साउथ में फोर्दो है, फोर्दो कॉम मिला करके आप देखते हैं, वो एक छोटा इजराइल के बराबर है क्षेत्रफल में, और एक इजराइल पे देखिए आप 3 लेयर सिक्योरिटी दे रहे हैं, डेविड स्लिंग और मीडिया एमआर सैम और आयरन डोम एंड आयरन बीम। ऐसा आपको सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटी ही इनका 11 है, आपको 11 आयरन डोम चाहिए, 11 डेविड स्लिंग चाहिए। सो पॉइंट डिफेंस, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटी को जो पॉइंट डिफेंस देना है, पहली बात इनके पास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दे स्प्रेड देमसेल्व्स वेरी थिन। ओके, हाँ। और दूसरी बात, अगर आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है लोकेशन, आपको बाकी चीजों में खर्च कम और इन चीजों में खर्च ज्यादा करना था। जैसे भारत को देखिए, भारत ने इतना कारगर तरीके से हमारा एयर डिफेंस रहा कि श्रीनगर से लेकर भुज नलिया तक इन्होंने हजारों ड्रोन मारे, एक भी ड्रोन, या मतलब इक्का दुक्का ड्रोन छोड़ के सारे ड्रोन को हमने मार गिराया, या तो सॉफ्ट किल कराया, या हार्ड किल कराया, या मिसाइल से मारा, या गन से मारा, जिस भी चीज से मारा, लेकिन मारा, वो भी इंटरकनेक्टेड एयर डिफेंस से मारा। तो हम ये समझ गए थे कि किसी भी देश को नुकसान नहीं पहुंचाने देना है तो उसका एयर डिफेंस कारगर होनी चाहिए। बॉक्सर की तरह है, आपका डिफेंस अच्छा हो, मौका देख करके आप ऑफेंस करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बॉक्सर क्या करता है, अपना दोनों हाथ ऊपर रहता है, वो देख रहा है मौका, और मौका देख करके मारता है, ये नहीं कि कटाकट कटाकट मार रहा है। सो इसीलिए डिफेंस जो है बहुत बहुत जरूरी है, एयर डिफेंस स्पेशली, उस पे इनकी तवज्जो मेरे हिसाब से कम रही। मैं मतलब ईरान की जो एयर डिफेंस में सिर्फ 3 चीजें हैं मोस्ट जी। इंपॉर्टेंट: डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, डिस्ट्रॉय और डाइवर्ट। सो डिटेक्ट आंख की तरह है, आइडेंटिफाई आपका डेटाबेस के साथ आपने जो भी डिटेक्ट किया है, अगर आपने ये डिटेक्ट किया है, ये डिटेक्शन वाले को ये नहीं मालूम है क्या चीज है, बट इसने डिटेक्ट कर लिया, बट डेटाबेस डिटेक्ट करके बताएगा नहीं ये घड़ी है, और अच्छा डेटाबेस वो बोलेगा ये फलाने की घड़ी है। आइडेंटिफाई, उसके बाद अगर एनिमी है या फ्रेंड है, फो है, वो आइडेंटिफाई में आ जाता है। सपोज डिटेक्ट किया भाई ये फलाने की घड़ी है, तो हमारे दोस्त की घड़ी है, नहीं ये दुश्मन की है। सो आइडेंटिफाई करने के बाद नाउ यू हैव टू डिस्ट्रॉय। हो सकता है आपके पास डिटेक्ट आइडेंटिफाई कैपेबिलिटी बहुत उम्दा हो, लेकिन डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, छोट लॉन्ग रेंज नहीं है, मीडियम रेंज मिसाइल्स नहीं है, शॉर्ट रेंज मिसाइल शोराड्स नहीं है, अकैक नहीं है, या अगर है तो पर्याप्त नहीं है। सो ये जो ऑफेंस डिफेंस बैलेंस है एयर डिफेंस में, ये अपने आप में सर बहुत बड़ा एक स्टडी है, और टारगेट स्पेसिफिक है। अगर ये है मेरा टारगेट, इस पूरी टारगेट की वल्नरेबिलिटी से लेके कैसे इसको डिफेंड करूंगा, एनिमी के पास क्या है, इसकी जो स्टडी होती है, हमें इसको 6-8 महीने लगता है एक वीएवीपी को करने में। आप सोचिए इतने वीएवीपीज हैं इनके पास, और तो आप इतना स्टडी करने के बाद इसको क्या करते हैं, सब वीएवीपीज का माल जो है किताब ले जाते हैं और बैठ के एक एक्सेल शीट में बनाते हैं, भाई ये चाहिए मुझे, और इसको फिर प्रायोरिटाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं
ईरान ने किया है लेकिन पर्याप्त नहीं रहा, या फिर किसी जगह होल रहा है। उसको इजरायलियों ने बखूबी इस्तेमाल किया। तो उन्होंने देखा जहां पर्याप्त है उसको पहले अटैक करके उसको थोड़ा वीकन किए, जहां इंटरकनेक्टेड हैं कनेक्टिविटी को उन्होंने तोड़ा। सो ये जो मिडनाइट वाला जो अटैक किया है वो संजय जी, इन्होंने इजराइल का जो बनाया हुआ, इजराइल पेव्ड द वे फॉर दिस अटैक। मतलब पहले ही एयर डिफेंस तो इसराइल पूरा डिस्ट्रॉय इनका कर चुका था, उसके डिस्ट्रॉय कर बाद दिया, ये आराम से टहलते हुए गए हैं और टहलते हुए जाके आए। और कह दिया कि साहब हमने कर दिया। अच्छा है कि ये नाउ इसराइल के बारे में भी, जो इसराइल का एयर डिफेंस है उसके बारे में भी बात कर लें कि अगर हम कंपेयर करते हैं इसराइल के एयर डिफेंस को और इंडिया के एयर डिफेंस को, ऑफ कोर्स ईरान वाज लार्जली यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो हमने देखा कि ईरान का जो आपका इसराइल का जो एयर डिफेंस था वो काफी वल्नरेबल दिखा टुवर्ड्स द लेटर स्टेजेस। कैन वी बिल्कुल से सही कि है। भाई इंडिया हैज अ बेटर एयर डिफेंस? नहीं, ऐसा नहीं है सर। आज के तारीख में हाइपरसोनिक वेपन जो है ना, जो ध्वनि से 5 से 13 गुना तेजी से दौड़ती हैं, उसके खिलाफ दुनिया में अमेरिका के पास भी कोई जवाब नहीं है। क्योंकि आपकी जो डिफेंस वाली जो एंटी मिसाइल डिफेंस वाली जो वेपन है, वो ध्वनि से 2 या 2.5 गुना जाती हैं, मैक्सिमम 3। जो 11 गुना तेजी से आ रहा है, 3 गुना तेजी, ध्वनि से 3 गुना तेजी, सपोज 1000 किलोमीटर के तेजी से कोई आ रहा है, आपका स्पीड 300 है, आप कभी उसको पकड़ नहीं पाएंगे। एक ही तरीका है उसको इंटरसेप्ट करने का, अगर आप खुद टारगेट में बैठे हो तो आपका जो कोन ऑफ इंटरसेप्शन कहते हैं ना, कोन ऑफ इंटरसेप्शन जो है आपके रिलेटिव स्पीड के ऊपर है, मैथमेटिक्स है ये। अगर कोण आपका इनकमिंग मिसाइल का स्पीड बहुत ज्यादा है और आपका इंटरसेप्टिंग मिसाइल का स्पीड बहुत कम है, तो आपका कोण ऑफ इंटरसेप्शन 2-3 डिग्री के मात्र रह जाता है। तो आप इस तरह से ही मार सकते हो, इसके बाहर कहीं से भी आप इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई आप देखेंगे इनके जो फतेह मिसाइल्स हैं, उसके जो MIRVs हैं, दे आर एबल टू पेनिट्रेट ऑल दिस डिस्टेंस। ये जो हूती के पास भी नहीं था, हिजबुल्लाह MIRV के पास, means multiple इंडिपेंडेंटली warheads, टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। multiple warheads कह सकते हैं अपन। हाँ, सो मल्टीपल वॉरहेड्स आ जाते हैं अंदर, और 100-200 किलोमीटर के इर्द गिर्द वो क्रूज मिसाइल की तरह जाते हैं, इधर उधर लेफ्ट राइट। सो इवन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, क्योंकि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक पाथ को इंटरसेप्ट करेगा री एंट्री के बाद। लेकिन री एंट्री के बाद इनका तो मुंह खुल गया, ये मल्टीपल वॉरहेड अपने अपने जगह चले गए, अब आपको पता नहीं है कौन है ये। और मल्टीपल वॉरहेड इतने छोटे हैं कि रडार में भी पकड़ में नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो इतना देर से आते हैं कि आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हो, और कर भी लेते हो तो 5 में से 1 या 2 कर लेते हो, बाकी अपने निशाने पर चले ही जाते हैं। तो ये जो है, ये इस प्रॉब्लम का आंसर जो है बहुत कम लोगों के पास है। ये MIRV का मुंह खुलने से पहले आप इंटरसेप्ट कर सकते हो इन एक्सो एटमॉस्फेयर। तो आपके जो इंटरसेप्शन मिसाइल है, एक्सो एटमॉस्फेयर केपेबल इंटरसेप्शन मिसाइल हो, तब आप MIRV को इंटरसेप्ट कर सकते हो। एक बार MIRV का मुंह खुल गया, वॉरहेड्स अपनी अपनी जगह निकल गए, देन यू हैव टू इंटरसेप्ट एवरीवन इंडिविजुअली। हो सकता है आपके पास उतनी See, इनके कैपेबिलिटी पास तो ये थार्ड मिसाइल है। थार्ड मिसाइल इज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, एक्सोस्फेयर में ही करेक्ट, करता है। उसमें भी है, एक्सो एटमॉस्फेयर भी है, तो उससे तो ये कर ही रहे थे, बट कितने हैं। और थर्ड जो है सरफेस बेस्ड बहुत कम है, सी बेस्ड है ज्यादा। ओके। अमेरिकन का नहीं जो तो हमारे ऊपर भी तो इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल चलाए थे ना, जिसके बाद हमने इनके एयरबेस डिस्ट्रॉय किए। तो हमने तो बड़े, जो भी 3-4 इन्होंने चलाए थे वो आसानी सारे के सारे इंटरसेप्ट कर लिए थे। ये इनके पास MIRV नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है इनका। दे फायर्ड शाहीन, दे फायर्ड फतेह, या फतेह आल्सो सिंगल दे फायर्ड। सिंगल वॉरेट मिसाइल्स हैं, हम्म। तो इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा आसान है। इनके पास ओके। MIRV टेक्नोलॉजी सर अपने आप में एक बहुत उम्दा टेक्नोलॉजी है। हाँ, इंडिया ने तो इट्स डेवलप कर लिया। हाँ, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स,
एंड वंस यू गेट इट राइट कि आपके दुश्मन के पास दूसरा एक रास्ता है, वो है ड्यू, डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जैसे डेविड अपना आयरन बीम जो है। बट आयरन बीम के टेक्नोलॉजिकल चैलेंज जानते हैं कि आपका मिसाइल अगर ऐसा आ रहा है, पहली बात आपका ट्रैकर जो है मिसाइल पे रहना चाहिए, ऐसा एकदम फाइन ट्रैकर होना चाहिए, जिसके लिए आपको चाहिए फाइन सर्वोस, 3 एक्सिस सर्वोस, इतना फाइन कि लेजर को उसी के ऊपर सटीकता से बनाए रखे 20-30 सेकेंड, ताकि लेजर को बर्न होने में समय मिले। उस ट्रैकर इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। वो एक ऊंधा ट्रैकर, स्पेशली अगर आपकी क्रॉसिंग स्पीड ज्यादा हो, ट्रैकिंग उतना सटीकता से आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि इतनी दूरी में आपका जो मिली रेडियन जिस पे आपने को ट्रैक करना होता है, वो इतना छोटा है कि वो कैपेबिलिटी आज के तारीख में किसी के पास भी नहीं है। तो आप क्या करते हैं, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ सिंटिलेटिंग ट्रैकिंग, सो आप सिंटिलेटिंग बर्निंग करते हो। तो आप फिर ऐसे जगह बर्न करने की कोशिश करते हो जो इमीडिएटली उसका इफेक्ट नजर आए, जैसे कंट्रोल्स, इसके जो कंट्रोल्स हैं, सिवाय वॉरेड के, बिकॉज वॉरेड में बर्न करके उसको एक्सप्लोड कराना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन की अपनी एक वो है, क्या बोलते हैं, चैलेंजेस हैं। सो वो विच इज वाई इनका जो बीम का जो टेक्नोलॉजी है काम नहीं किया। Beam is good, I guess, for drones and all. यस, एब्सोल्युटली, ड्रोन्स जिसके ऊपर आप थोड़ा सा समय, यू कैन सस्टेन द लेजर फॉर अ व्हाइल। मिसाइल के लिए, स्पेशली हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पिकअप भी तो करना है, पिकअप करना है, लेजर को उस तरफ पॉइंट करना है। और लेजर सर बंदूक की तरह नहीं, एक बार मेरी बंदूक से गोली निकल जाए, मैं उस बंदूक की नली दूसरे पे कर सकता हूँ, तीसरे पे कर सकता हूँ। उतने समय में मैं 50 लोगों पे एक ही नली से 50 गोली मार सकता हूँ। बट लेजर का प्रॉब्लम है कि यू हैव टू कीप इट फोकस। सो एक वेपन और एक काउंटर वेपन, उसके दौरान अगर आपके तरफ आ रहे हैं और आपके पास एक ही लेजर बीम है, तो आप कैसे करेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। कहने के लिए तो दे साउंड वेरी रोजी, यू नो, ऑन द फेस ऑफ इट साउंड्स रियली गुड, बट एग्जीक्यूशन में ये इश्यूज हैं। यू नो, हाइपरसोनिक वेपन सर एक एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। एज अ फाइटर पायलट, ये जो अब ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स आ गई, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स आ गई, और दुनिया भर के और हाइपरसोनिक आपके म्यूनिशंस आते जा रहे हैं, तो इस सब में एक फाइटर प्लेन का भविष्य क्या है? मैं हमेशा से कहता आया हूँ सर, लास्ट ऑफ द फाइटर पायलट इज ऑलरेडी बॉर्न। ओके। आखिरी फाइटर पायलट की पैदाइश हो चुकी है। So हमेशा how से many कहता years है। do you give the fighter planes with all the stealth and everything? देखिए, एक बार खरीद लिया तो हमने उड़ाना ही है। लेकिन हाँ, अभी हमने क्या किया है, इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया था, यूएस ने एक डिकेड पहले डेमोन्स्ट्रेट किया, F-16 को बिना पायलट के उन्होंने उड़ाया था। हमने किरण को उड़ाया अभी रिसेंटली बिना पायलट के। सो ऑप्शनली पायलटेड एरोप्लेन्स ही अभी फ्यूचर हैं। जब ऑप्शनली पायलटेड एरोप्लेन्स, जैसे 6th जनरेशन फाइटर है, सबका ऑप्शनली पायलटेड रहेगा। पायलट की जरूरत हो तभी आप बिठाएंगे, नहीं तो कई ऐसे मिशन हैं जिसमें फाइटर पायलट की जरूरत नहीं है। नॉन डायनामिक मिशंस, जैसे मिल्क रन बॉम्बिंग, जैसे आपने ऑप्शनदुर में ये 9 टारगेट को मारे, या फिर बालाकोट मारा आपने, है तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छा, सुनने में वंडरफुल ऑपरेशन जरूर है, लेकिन पायलट की जरूरत उसमें ना के बराबर है, क्योंकि आपको एक पॉइंट तक जाना है। आपका वेपन का स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी इतनी है कि एनिमी आपको मार नहीं पाएगा। आप बॉम्ब बॉम्ब गिरा के चले आते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में मिल्क रन कहते हैं।
सो जैसे ओके। मिल्क रन वाली मिशंस हैं तो उसमें पायलट की जरूरत नहीं है, ऑप्शनली पायलटेड यहीं पे काम आता है। नाउ द क्वेश्चन सर इज, जिस 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 तेजी से एआई डेवलप हो रहा है, आपको दुश्मन का जो लेआउट है, हवाई जहाजों का लेआउट इंफॉर्मेशन के द्वारा मिल जाता है। आज पायलट डिसाइड करता है कि किसको मारूं, किसको तोड़ूं, किसको छोड़ूं, और उसमें कभी कभी गलती करेगा क्योंकि अपना प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी उतना ही है। एआई उसको आपको इतना बढ़िया तरीके से बताएगा कि भाई ये जो है ये वायबल टारगेट है, ये वायबल नहीं है, या सीक्वेंस आपका टारगेटिंग की ये होनी चाहिए। जब उसने एआई ने बता ही दिया और आपके पास एक एरोप्लेन है जो एआई की बात मानेगा और उसी सीक्वेंस में मारेगा, और हम उसको वैलिडेट भी करेंगे कि जहाँ एआई ने जो कहा था वो सही है कि नहीं है डीब्रीफ के दौरान, और उसको फाइन ट्यून करेंगे। ये सब करते करते लगभग 1 डिकेड या 2 डिकेड में हम ऐसे ऐसे मिशंस में पहुंच जाएंगे जहां पायलट की जरूरत नहीं होने वाली है। सो ये जो ऑप्शनली पायलटेड एरोप्लेन विल बिकम कंप्लीटली नॉन पायलटेड। ये जिसको बोलते हैं फूफा, फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, फूफा जी। फूफा जी। तो फूफा जी आ जाएंगे फिर फिर फूफा जी आएगा। फूफा जी आ जाएंगे। ओह, अच्छा, तो इसी में थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ले, क्योंकि यू रेफर टू इट ऑप सिंदूर में। तो जो आप सिंदूर की जो मेजर सक्सेस थी वो प्रिसीजन टारगेटिंग थी। तो इस प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए वंस अगेन you credit the pilot or you credit the system? बोथ। Okay. क्योंकि पायलट इसलिए कि पहली बात तो सर बहुत सारे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस अपने टेबल पे आते हैं। प्लानिंग जो करते हैं ना, जो उड़ाने वाले पायलट ही करते हैं। इनफैक्ट हमारी प्लानिंग में ऑलमोस्ट, अगर एग्जीक्यूशन में 1 घंटे का समय है लगता है, प्लानिंग में डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्स मिशन लाइक दिस 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि तालमेल भी है, अकेले आप नहीं जा रहे हो, बहुत सारे आपको जो लूज एंड्स हैं उसको टाई अप करने होते हैं। सो प्लानिंग में आप मतलब प्लानिंग कागज पे लाने में ही 10 से 15 घंटे लग जाते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स मिशन हो तो सप्ताह लग जाता है। नाउ आपका प्लानिंग तो बन गया, नाउ यू हैव टू टाई अप। आप पहली बात तो ये अपना प्लान जो है 10-12 लोग बैठ करके बनाते हैं एक साथ, लड़ाई झगड़ा भी होती है, कॉफी चाय, रात भर वहीं सोते हैं। बहुत मजेदार एक सिनारियो होता है ये प्लानिंग के दौरान। अच्छा। हाँ बिल्कुल घर नहीं जाते हैं, रेसल वर्ल्ड में रहते हैं हम क्योंकि फोन वोन सब बाहर होता है, क्योंकि वो कागज पे करते हैं हम, कोई कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं होता है, सब कागज गुगज पे प्लानिंग वानिंग करके। नाउ दैट प्लान हैज टू बी प्रेजेंटेड टू अ सेट ऑफ सीनियर पीपल जो आपसे 10 साल 20 साल पहले फौज में आए थे, वो लोग विवेक वाले लोग, उनको आप डालते हैं तो वो अपनी चवन्नी जरूर देते हैं। और कभी कभी वो चवन्नी बहुत ही महत्वपूर्ण चवन्नियां होती हैं, कुछ चवन्नियां जो आपको नहीं पता होता है, जैसे पॉलिटिकल चवन्नियां आपको नहीं पता होता है, तो आपको उसको फिर से इनकॉर्पोरेट करते हो और फिर आप लौट के जाते हो। तो ये सारा काम जो है पायलट का ही है, फाइटर पायलट का ही है, और फाइटर कंट्रोलर का। तो ये मिल करके जब हम ये यूनिवर्सल है, मतलब मैं अपने यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, हर जगह की यही कहानी है। जब उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं तो नॉर्मली जो प्लान किए हुए जो प्लानर्स हैं वो एग्जीक्यूशन में भी रहते हैं, क्योंकि उनको चप्पा चप्पा मालूम है। तो यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पायलट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द वेपन। वेपन सटीकता से मारेगा, लेकिन वेपन इज लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप जो वेपन को बोलोगे वो वेपन वो करेगा, बट क्या करना है, कब करना है, कौन सी ऊंचाई से करना है, किस समय पे करना है, किसके साथ मिलकर के करना है, या किस संदर्भ में करना है। जैसे हमने 9 जगह को मारा है, we were waiting those guys will come inside after Fajr ke namaz, come inside, or during Fajr ke namaz. So it's timing is important. अच्छा, ये you know about this फजर की नमाज बिजनेस? हाँ, of course. ये फजर की नमाज के पहले नहीं चालू होते?
हाँ, ऑफ कोर्स। वो तो सर अभी नहीं, बहुत पहले से ये हाँ वैली में जो देखते आ रहे हैं ना हम लोग कितने सालों से। हाँ, और जुम्मे की फजर की नमाज का अलग ही रुतबा है। अच्छा अच्छा, तो ये तो इट इज अ गिव अवे, आपको पता है कि भाई ये इसके पहले को, और वो उनका जो है वो प्राइम मिनिस्टर बोला भी था हाँ, कि वो हम फजर की नमाज के बाद हम जाने वाले थे, उन्होंने उसके पहले ही हमला बोल दिया और हम देखते रह गए। और ये भी अभी ये इनका जो उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था वो भी इसी तरह की बात बोल रहा था। तो कुछ तो प्रेडिक्टेबिलिटी है। दैट इज अ मेजर वीकनेस। आप जो जोर जोर से बोल के अब चलिए एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, खास तौर से विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर में ये बड़ी बात हुई कि साहब की हमने जो है कुछ टेक्टिकल मिस्टेक की थी वहाँ पे। The CDS said as much in सिंगापुर कि भाई वी मेड अ टेक्टिकल मिस्टेक एंड देन वी रेक्टिफाइड इट, और उसके बाद फिर इनके जहाज जो थे वो उड़ नहीं पाए। तो आई हर्ड यू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट इट आल्सो ऑन वन ऑफ द टीवी चैनल्स। तो जरा बताएं आप ये क्या टेक्टिकल मिस्टेक थी और इसको क्या देखिए, रेक्टिफाई मैं किया? इसमें ना मैं हमेशा से एक उदाहरण देता हूँ। हम्म, अभी तो 2 हो गए। हर बैटल, ऐसा कोई हम्म, बैटल नहीं था अमेरिका वियतनाम वॉर में नहीं जीता हो। यू नेम द बैटल, अमेरिकन्स won it, बट दे लॉस्ट द वॉर। जंग हार गए। हम्म, बैटल जीते, लेकिन हर बैटल जीते ना, जंग हार गए। सेम ये जो तालिबान का जो आप जिस तरह से ये लोग दुम दबा के भागे काबुल से इधर उधर से, हम्म, तालिबान के भी आप देखिएगा, कोई बैटल ऐसा नहीं है जहां तालिबान रिट्रीट ना किया हो। हम्म, हर बैटल से तालिबान ही रिट्रीट किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है दैट अमेरिकन बेस हैव बीन ओवररन। हुआ ही नहीं है ऐसा, लेकिन फाइनली भागे वहां से। हमारे पास 2 बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। टैक्टिकल, आप कब किस चीज को मिस्टेक कहते हैं? इन हाइंडसाइट करते हुए हमें कभी ये नहीं लगता कि हमारा जो प्लान है या हमारा एग्जीक्यूशन सही है या गलत है। जब हम डीब्रीफ करते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं उस पे, तब हमें पता लगता है कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। आप आए रहे हैं सर, आप कितनी बार आप अपना सिविल सर्विसेज में, मतलब सिविल सर्विसेज में भी देखिए, कितनी बार हम सोचते हैं कि वाटर माइट फ्लो दिस वे एंड दिस इज वेयर हम अपना नाला खुदवाएंगे, इनसे ऐसे बनवाएंगे, इनसे ये डेटा लाएंगे। पहली बारिश में वो प्लान बुश हो जाता है। तब हमको पता लगता है कि ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है हमसे, कहीं ये वाला नाले का हमने कैटर ही नहीं किया था। सो ये भी उसी तरह का है सर। ये टैक्टिकल मिस्टेक्स जो हैं, इन हाइंडसाइट जब हम बैठ के उसका चिंतन मनन करते हैं, तो हमको पता लगता है कि हमारी इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू प्लान 100% करेक्ट and execute 100% correct, especially in a dynamic situation like war. मुश्किल, इम्पॉसिबल है, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। तो उसी का जिक्र कर रहे थे वो कि टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा सर, ये जो स्पेशल फोर्सेस के कुछ बच्चे, 3-4 लोग एक ही ऑपरेशन में खत्म हुए थे। हाँ, यस यस, यहाँ आई थिंक J&K आपने में, उसका शो भी जम्मू चलाया में, था, जिक्र भी हुआ था। हाँ हाँ, जम्मू जम्मू। एरिया में। हम्म, उसको भी हम टैक्टिकल मिस्टेक कह सकते हैं, लेकिन जब ये गए उस तरफ, इन्होंने भी तो कुछ प्लानिंग करके गया होगा विद अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो जब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे ये लोग, उस समय उनको अगर जहन में भी आता कि ये हम जो कर रहे हैं गलत है, वो एग्जीक्यूट ही ना करते। nobody wants to execute something which is wrong. We come to know whether it is right or wrong post operation या post whatever. करेक्ट। वाज ही रेफरिंग टू कि साहब के हमने जो है वो सिर्फ चूंकि टेररिस्ट को निशाना बनाया और इसलिए हमने जो है वो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस नहीं किया, सो दैट लेड टू आवर हैविंग टू
retreat and having to bring our fighters down and then take them up again. ये कहना चाह रहे थे क्या? सर इसका आई मीन फर्स्टली एवरीवन इज टाइट लिप्ड अबाउट इट, तो कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात इसलिए नहीं कर रहा है कि एक ऑफिशियल वर्जन, जब ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली खत्म हो तो एक ऑफिशियल वर्जन आए, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। और उस समय हमें सच्चाई जरूर पता लगेगा कि हुआ क्या था, कितने लॉसेस हुए उस तरफ, और कि उस तरफ के लॉसेस में भी काफी कंफ्यूजन है। हम कह रहे हैं 9, वो कह रहे हैं 11, बोलारी में हम कह रहे हैं 1 एवैक्स, मैंने कहीं कल परसों कहीं सुना 3 एवैक्स थे उसके अंदर। हम्म। तो ये दासो वाले कह रहे हैं कि they lost 12 aircrafts. देर आर 12 एयरक्राफ्ट वहां पे। पाकिस्तान lost 12 aircrafts. ये दासो का Yeah. ऑफिशियल स्टेटमेंट है। दासो उनका का जो ऑफिशियल तो दोनों स्पोक्समैन तरफ, है एरिक ट्रैपियर, उसने ये स्टेटमेंट दिया। दासो तो सर दोनों तरफ माल चाप रहा है ना। उसको मिराज 3 दिया है, मिराज 5 दिया है। हम कब हमारे पास मिराज 2000 है। वो तो 40 साल पहले दिया है। आई नो, बट जो रफाल तो भी बेचना है। नहीं, हवाई जहाज एक ऐसी चीज है, वो आपकी नई कार की तरह है। हर 5000 किलोमीटर में हवाई जहाज जो है वो सर्विसिंग होना ही होना है। कार बेचने वाला आपसे कार बेचते समय तोड़ना पैसा कमाता है, उसके लाइफ साइकिल में कमाता है। लाइफ साइकिल जो F-35 वाले कर रहे हैं। 8 दिन हो गए। 30 लोगों चलिए को इसकी भी लाना बात पड़ा। कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ 8 दिन से? ये क्या कर रहा है? पहले 2 आए, उससे नहीं हुआ, फिर 4 आए, उससे नहीं हुआ, वे पूरा बेड़ा उठाला है। ऐसा क्या है इसमें? पता नहीं इधर के पास भी नहीं जाने दे रहे, और बारिश में पड़े पड़े होती है, और भी खराब हो रहा है। But it is a very bad advertisement for Lockheed Martin. Absolutely, they should have put it inside the hangar when we offered, and whatever you want to do it inside. By now, you can take apart the aeroplane, put it in a C-130 and take it. हाँ, आराम से। हमने किया भी है ऐसा। ये जो है, और डेली you get headlines, day 7, day 8, day 9, day 10. पता है क्यों हो रहा है सर ऐसे? उसमें आप त्रिवेंद्रम में आज के तारीख में कोई भी चीज ओपन में खोल देंगे, सीधा पानी अंदर चला जाएगा, क्योंकि इतना बारिश है वहां। आप पलक झपकते धूप है, पलक झपकते बारिश। इसीलिए तो टाटा ने बोला था कि भाई हम हैंगर दे रहे हैं, तुम हैंगर के अंदर अत्मनान से आओ, करो, हम कुछ देख नहीं, हमारे यहाँ के मूंदी हैं। हाँ, मतलब देखा होगा कहीं हैंगर में बगिंग नहीं हो, कोई सीक्रेट कैमरा नहीं लगा हो। इतना ऐसे तो लोग तो हम है नहीं सर। खुले में देख के लोगों ने अब तक पता लगा लिया होगा कि भाई क्या क्या है इसके अंदर। नहीं, बट ऐसे स्नूपिंग वाले लोग जो है ना, जहां तक मैं जानता हूँ, वी आर ए लिटिल एथिकल पीपल। हम जब किसी को बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करते हैं। नहीं तो कितने चीजों को हम कॉपी कर सकते थे, जैसे चाइनीज ने किया, हमने नहीं किया। इवन जो बोफोर्स गन हम बना रहे हैं, सोल्टम जो बनाया हमने बाद में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पैसा दिया हमने, टीओटी लिया, फिर हमने बनाया। वो भी बनाया कब है? 30 साल के बाद। आई नो, बट फिर भी हम एथिकल रास्ता अपनाए। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। So Operation Sindoor is ongoing. It is on a pause. It is on a pause. पॉज का ये मतलब है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप अटैक करने जाएंगे तो आप सारे मेजर्स अपना के जाएंगे, यानी कि आप सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करके जाएंगे। वैसे डिस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है इतना कि मेरे ख्याल से भी और कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन सर मैं एक चीज मैं उनको जरूर दूंगा, आई विल गिव इट टू देम, they learn from their mistakes. How much are they, but how much are they able to
प्लग दैट गैप, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मैं कई जगह कह चुका हूँ, जितना पैसा आता है लायन शेयर इज टेकन बाय पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स को जो चाहिए, पर्याप्त चीजें चाहिए समय से, या फिर वो जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। उनका बजट ही क्या है, वो दे हैव हार्डली है, वो कैपिटल जो बजट अभी जो बनाया वो कैपिटल में लेस देन $2 बिलियन, वो भी आर्मी उठा के ले जाएगा। अब लड़ाई लड़ी एयरफोर्स ने और फील्ड मार्शल बन गया चीफ ऑफ आर्मी वाला आर्मी स्टाफ। सिद्धू साहब को अभी बोल रहे रिटायर हो जाओ। बाबर सिद्धू साहब वो घर जाएंगे। वेरी फनी सिचुएशन कि जो एक्चुअल जो फोर्स थी सामने, द फोर्स दैट टुक लॉसेस, द फोर्स दैट एक्चुअली फ्लू द सॉर्टीज, उसको तो कुछ नहीं मिला। और जिसका मेरे ख्याल से तो आप एलओसी को छोड़ के उसका एक गोला भी कहीं नहीं चला, उसका बंदा फील्ड मार्शल बन गया। एक कहावत है सर, मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए फकीर। यहाँ मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए फकर हो गया। ये फकर है, नेशन का फकर। और वो जाके गिरवी रखाया पूरे पाकिस्तान को। बेचारा सिद्धू मुर्गी ने सारा मेहनत किया, नेशन का फकर ले गया अंडा। ये आज पूरे की चर्चा पूरे जी। सिंदूर में सर वो दिखा ही नहीं वो आदमी जो फील्ड मार्शल बना। पूरे सिंदूर में तो कहीं नजर मरियम नहीं बंकर में बैठा हुआ था वो तो। वो जब नूर खान एयरबेस का आया तो मुझे लग रहा था कि ये नूर खान एयरबेस में तो नहीं चला गया, तो पता चला नहीं उसने तो अपना बंकर अलग कर रखा है वहां पे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अपने से लोअर लोगों के साथ नहीं बैठता, नहीं बैठता ना, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा इंटरेक्शन हायरार्की होता बहुत है। हायरा सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ छोड़िए, मेजर और कर्नल आपस में नहीं हुआ करते हैं। आई वाज इन बाड़मेर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उत्तरलाई एयरफोर्स बेस पे मेरा काफी आना जाना रहता था। वो किस साल में सर? मैं था 1990, मैं 1990 सॉरी 1993 से लेके 98 तक था। अरे तो मैं तो वही था उस टाइम पे 1994 टू 1996। हम साथ में थे सर, फड़के साहब थे, फड़के साहब थे, आरवी फड़के, शाबेग सिंह पॉल साहब थे। ये अब वो पंकज पॉल आपका एयरमैन था, वो हमारी टीम से खेलता था। मेरा आपको याद होगा एक एक्सीडेंट हुआ था 95 में, रनवे के ऊपर जहाज फूट गया था। हाँ 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 याद है? हाँ हाँ, यस मैं ही तो यस था। यस यस। ये मेरा अच्छा, आप स्किन जला था। हाँ, ओह वंडरफुल। तब तो हम मेरी शादी बाड़मेर के मंदिर में हुई सर। अच्छा कहाँ पे? नहीं, जो हॉनेस्ट टेलर के सामने जो मंदिर है। अच्छा ग्रेट, that is wonderful, then we have a lot in आपको common, याद होगा हॉनेस्ट so we टेलर can और share, एनके टेलर। क्योंकि I spent 2 stints in Barmer, one in 1991 and another in I was collector there, district magistrate, 94 to 96, mid 96, about 2.5 years. मैं वही था, तो आपके पूरे कार्यकाल में मैं यही था। और तो कई सारे आपके एयरफोर्स स्टेशन से मेनी लेडीज वर वर्किंग इन माय ऑफिस, क्योंकि आई हैड अ लॉट ऑफ shortage of good manpower, especially we were setting up a computer system and all that, computer पूरा एक वो बना रहे थे सेंटर। तो आई हैड आस्क्ड ग्रुप कैप्टन पढ़ के कि भाई कुछ आप मदद करो, आपके यहाँ तो मे बी मुझे याद है सर, अभी याद आ रहा है, वो जो रोड है उतरलई टू बाड़मेर वाला रोड आपने वो ठीक मैंने कराया बनवाया। था। मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने बहुत तारीफ की थी आपकी, और उसको रात में हमने क्या बोलते हैं वो, एक डिकॉय रनवे बनाने की भी हमने कुछ करा था उस समय। ग्रेट, आई गेव अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। वो एमईएस वाले कहते थे नहीं दिस इज आवर प्रॉपर्टी। मैंने कहा यार तुम अपनी प्रॉपर्टी रखो, यू कीप इट एज आवर प्रॉपर्टी, बट लेट मी मेक द रोड, आपके नाम में ही रहेगी।
So then I got Mr. Phadke to intervene and it got done. मुझे वो अच्छे अटका हुआ से था याद है सर ये बात 20-25 साल से। नहीं तो सर आप कितनी बार उस गड्ढों में गिरे हैं आपको क्या बताऊं मेरी वाइफ और मैं बाइक से गिरे हैं उस गड्ढे में जब तक आप नहीं आए तब तक वो रोड वाज ऑल पॉटहोल्स ग्रेट, तब तो फिर ठीक है, फिर तो नाउ यू हैव टू मीट बीच अगेन एंड यस रिलिव सर द बाड़मेर डेज। बाड़मेर डेज एब्सोल्युटली यस सर आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सर सभी दर्शकों को प्रणाम बहुत टू बहुत यू धन्यवाद, ग्रुप कैप्टन विनोद को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम जय हिंद।